गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस पेशेंट मेंटर। आपका फिर से करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आप बताइएगा आपको करंट अफेयर का सेशन कैसा लग रहा है। उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा। और जो भी आपकी क्वेरी है आप उसे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। और कहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए वो भी आप बता सकते हैं। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी है। और दूसरी बात ये कि जो भी हम करंट अफेयर का सेशन लेते हैं ना, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके वहां से उसके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम का चैनल का वो जो वो ऑप्शंस है, मतलब लिंक है, वो हमारे यूट्यूब वो पिन कमेंट में है। आप वहां से जाके कर सकते हैं। आपके वो टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए फिर से हम करंट अफेयर का सेशन लेते हैं और आगे क्या क्या न्यूज है हम उसको डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट पे हम लोग चल रहे हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आया है। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि बिम्स्टेक की जो बिम्स्टेक की सेकंड मीटिंग हुई है, सेकंड बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर की हुई है ना, वो कहां पर हुई है, किसने मेजबानी की है? तो बताइए, डॉक्टर एस जयशंकर ने की है, नरेंद्र मोदी ने की है, अमित शाह ने की है, या अजित डोभाल ने की है? तो बताइए, आपको तो पता होगा किसने की है इनकी मीटिंग, मतलब होस्ट किसने किया है? तो होस्ट किसने किया है? डॉक्टर एस जयशंकर ने इसको बिम्स्टेक की मीटिंग को होस्ट किया है। नेक्स्ट पे हम लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्या बोला है, विच मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन हैज अप्रूव्ड $1.5 मिलियन लोन्स टू इंडिया टू डेवलप द कंट्री लो कार्बन एनर्जी सेक्टर? तो उसने बोला है कि कौन सी कंट्री ने 1.5 किसने अप्रूव किया 1.5 मिलियन का लोन? तो बताइए किसने अप्रूव किया? वर्ल्ड बैंक ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। तो बताइए किसने करा है? इसका आंसर होगा वर्ल्ड बैंक ने। आपने देखा होगा ज्यादातर मोस्टली वर्ल्ड बैंक ही करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द की सिग्निफिकेंस ऑफ द 8200 सोलर मास ब्लैक होल आइडेंटिफाई इन ओमेगा सेंचुरी? तो बताइए की सिग्निफिकेंस क्या है इसका? इट इज द लार्जेस्ट नोन एज अ ब्लैक होल। इट ब्रिज द गैप बिटवीन द स्टेलर एंड द सुपरमासिव ब्लैक होल्स। इट इज द फर्स्ट ब्लैक होल डिस्कवर इन ए स्टार क्लस्टर। इट इज द ओल्डेस्ट ब्लैक होल नॉन फॉर एस्ट्रोनॉमर्स। तो बताइए इसका क्या सिग्निफिकेंस है? क्या होगा इसका? थर्ड का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। क्या आंसर होगा थर्ड का? थर्ड का आंसर होगा बी। तो बी क्या? इट ब्रिज द गैप बिटवीन स्टेलर एंड सुपरमासिव ब्लैक होल्स। ठीक है, हिंदी में भी अवेलेबल है, आप इसको पढ़ सकते हैं, और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। जैसे आपको सुविधा लगे वैसे आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा, वेयर विल एसर एनर्जी ट्रांजिशन एस्टैब्लिश यूरोप्स फर्स्ट हाइड्रोजन रेडी कंबाइंड हीट एंड पावर प्लांट? तो कहाँ करा गया ये, कहाँ गया? स्टेनलो रिफाइनरी में, या रोटरडम बंदरगाह में, या बार्सिलोना बंदरगाह, या मार्सिले टर्मिनल? बताइए कहाँ पर ये करा गया है, संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? स्टेनलो रिफाइनरी में यहाँ पर इसको करा गया, इसको स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर विच अचीवमेंट वाज द आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग प्रोग्राम अवार्ड द गुलबेनकियन प्राइज फॉर द ह्यूमैनिटी 2024? मतलब किसको मिला है ये पुरस्कार? बताइए किसकी उपलब्धि में ये पुरस्कार दिया जाता है, किसकी उपलब्धि में दिया जाता है? बताइए। पहला बोलना आउटस्टैंडिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए, दूसरा बोला इनोवेशन इन द ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, ग्रीन रिवोल्यूशन इनिशिएटिव के लिए, और कम्युनिटी लेड सस्टेनेबल फार्मिंग के लिए। तो बताइए किसके लिए ये वाला अवार्ड दिया जाता है? आप यहाँ से दो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। पहला यह है कि ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, तो आंध्र प्रदेश के द्वारा दिया जाता है। दूसरा ये पूछ रहा है कि किस किस क्षेत्र में ये दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है। आप इससे भी इसको कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी होगा, कम्युनिटी लेड सस्टेनेबल फार्मिंग के लिए दिया जाता है। कौन सा है ये वाला? गुलबेकियन प्राइज, गुलबेकियन प्राइज 2024 में मिला। ठीक है, आप बताइए। ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट अचीवमेंट डिड नीतीश सिंह, मतलब नीतीश सिंह ये बोल रहा है उत्तर प्रदेश के जो नीतीश सिंह है उनको कौन सी उपलब्धि हासिल हुई है 2024 में? तो बताइए कौन सा अचीवमेंट उन्होंने हासिल करा है नीतीश सिंह ने? अब बोल रहा है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है, और दूसरा बोला माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई की है, या माउंट किनबल पर चढ़ाई की है, माउंट मैकिन्ले पर चढ़ाई की है? तो बताइए उन्होंने क्या इसमें से कौन सा अचीवमेंट हासिल किया है?
मिस्टर नीतीश सिंह ने। तो आंसर नंबर 6 का आंसर क्या होगा? 6 का आंसर होगा सी, माउंट किनाबल पर चढ़ाई की है इन्होंने। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्वेश्चन प्रोबेबल है, शायद आ सकता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट वाज द परसेंटेज ग्रोथ ऑफ द इंडियाज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन में? तो कितना ग्रोथ हुआ था 2024 में? तो बताइए, 4.2%, 5.9%, 6.3%, 7.1%। तो बताइए क्या आंसर होगा इसका? सेवंथ का आंसर क्या होगा? सेवंथ का आंसर होगा 5.9%। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? विच इंडियन स्टेट इज ए प्लानिंग टू ओपन ईस्टर्न इंडिया फर्स्ट यूनिवर्सिटी फॉर फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए, मतलब फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट के लिए ईस्टर्न इंडिया में कौन से स्टेट प्लानिंग कर रहा है खोलने के लिए यूनिवर्सिटी? तो बताइए, बिहार में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, झारखंड में? बताइए जल्दी से। तो क्या आएगा? झारखंड आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट पे हम लोग चल रहे हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द ₹75 करोड़ फंड इंट्रोड्यूस बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू सपोर्ट एग्रीप्रेन्योर एंड स्टार्टअप? हाँ, तो बताइए कौन, किसको? कृषि उद्यमियों द्वारा स्टार्टअप को सहायता देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए 750 करोड़ रुपए का फंड का नाम क्या है? क्या नाम है? एग्रीश्योर, एग्री बूस्ट, एग्री फंड या एग्री ग्रो? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए होगा, एग्रीश्योर। ठीक है, याद रखिएगा, आ सकता है, प्रोबेबल क्वेश्चन है। वर्ल्ड यूथ स्किल डे हैज बीन ऑब्जर्व ऑन विच डे ऑफ द जुलाई 2024? तो किस दिन मनाया जाता है ये? 12 जुलाई को, 13 जुलाई को, 14 जुलाई को और 15 जुलाई को। तो बताइए कब बनाया जाता है हमारा ये? 15 जुलाई को बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? वर्ल्ड यूथ स्किल डे। अब नेक्स्ट पे हम चल रहे हैं, ये आंसर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं आपने कितने आंसर करेक्ट हुए हैं। अभी हमारा मैप आ गया। ये मैप किसका आया है? यहाँ पर तिब्बत के बारे में आया है। ठीक है, हम लोग तिब्बत के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सॉरी, तिब्बत नहीं, हाँ तिब्बत ही है। तवांग मोनेस्ट्री के बारे में आगे का जो भी है थियोरी तवांग मोनेस्ट्री पे ही है। तो चलिए हम तवांग मोनेस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये न्यूज में क्यों है? अब देखिए, बोल रहा है, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में तवांग शहर में स्थित है। क्या स्थित है? जो तेजपुर हवाई अड्डा, मतलब तवांग मोनेस्ट्री कहाँ स्थित है? बस आपको इतना देखना है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगर क्वेश्चन आएगा तो इतना ही आएगा, उसके डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं आएगा। और बाकी ये कितना दूर है आप पढ़ सकते हैं, बट ऐसा चीज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पूरा स्टफ आपको दे दिया गया है ताकि आपको लगे नहीं, फोमो ना क्रिएट हो कि हाँ क्या है, तो इसलिए न्यूज में है। अब दूसरा ये बोल रहा है, ये भारत का सबसे बड़ा मठ है। ठीक है, तवांग मोनेस्ट्री क्या है? भारत का सबसे बड़ा मठ है। ठीक है, मठ है। और उससे भारत का सबसे बड़ा मठ है। उससे पहले बोला है कि लहासा तिब्बत में पोटाला पैलेस के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। थोड़ा यहाँ पर मिसप्रिंट हो गई है, हिंदी में मिसप्रिंट हुआ। क्या मतलब, जो ये वाला पोटाला प्लेस है वो कहाँ है? लहासा में। ठीक है, तिब्बत के लहासा में है। तो दूसरा सबसे बड़ा मठ है ये, है ना, ये है। तवांग मठ को तिब्बतीन भाषा में गार्डन नाम ग्लियान लहासे के नाम से जाना जाता है। तो ये भी हो सकता है, अगर एग्जामिनर को पूछना हो, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना हो, तो यहाँ से ये सब दे सकता है, जिसका अनुवाद होता है स्पष्ट रात में दिव्य स्वर्ग। ठीक है, चलिए 3-4 पॉइंट ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो होते हैं वो मैं बता देती हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। हाँ, अब देखिए, ये बोल रहा है इसकी स्थापना कब हुई थी, मतलब इसकी किसके अनुसार हुई थी? 1680 से 1681 में 5वें जो दलाई लामा थे, जिनका नाम है नगवांग लोब्सांग ग्यात्से की इच्छा के अनुसार इनका तवांग मठ का स्थापना हुई थी। अब देखिए, जैसे आपने यूपीएससी का पेपर देखा होगा इस साल का 2024 का, तो उसमें ना यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, क्या फेवरेट टॉपिक है? जो जैन हो गया, बौद्ध हो गया ना, वहां से एक क्वेश्चन पूछता है। बट इस साल का जो क्वेश्चन उसने पूछा था ना, बहुत आउट ऑफ था वो। आप देखेंगे तो पता चल जाएंगे, बट यहाँ की जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या बोल रहा है, ये जो यहाँ पर है, जो ये महायान बौद्ध धर्म के गेलुंग स्कूल से संबंधित है, आपको ये याद रखना है। और फिर इस मठ में मुख्य मंदिर को दुखांग के नाम से जाना जाता है। ये 3 पॉइंट यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी
जो है कहाँ पर है, ये अरुणाचल प्रदेश में, वो याद आपको रखना है। और कौन सा पहला वाला वो है, दूसरा कौन सा, बस उसका नाम याद रखना है। ये हमारे प्लेटफॉर्म से भी टीचर में सिलेक्शन हुआ है, ये आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हम इंडोनेशिया की बात करेंगे। आपने मतलब इंडोनेशिया की राजधानी है ना, वो पानी में डूब रही है, ठीक है, जकार्ता है जो पानी में डूब रही है, तो यहीं से वो अपनी राजधानी को शिफ्ट कर रहे हैं। पास्ट 1 ईयर या 2 ईयर से ये न्यूज में है, तो यहाँ पे ये शिफ्ट कर रहे हैं, जकार्ता से हटा के ये नूरसंतारा में शिफ्ट हो रहे हैं। तो इसी के बारे में ये न्यूज में है, तो न्यूज में है इसलिए ये न्यूज में है। अब देखिए इंडोनेशिया की संसद ने अपनी राजधानी को मतलब जो है जो डूब रही है अब दूर शिफ्ट करा है। कहाँ शिफ्ट कर रही है, नूरसंतारा पे। नूरसंतारा इसकी नई राजधानी होगी, आपको ये याद रखना है इंडोनेशिया की। दूसरा जी कहां पर है, बोर्नियो द्वीप पर एक स्थान पर स्थानांतरित करने को मंजूरी देते हुए कानूनी पारित किया गया, ठीक है। बोर्नियो द्वीप पे रहेगी कौन, क्या राजधानी रहेगी, नूरसंतारा, ये उसका नाम रहेगा नई राजधानी का। अब ये बोल रहा है ये 17,000 से अधिक द्वीपों वाला विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा द्वीप है, इंडोनेशिया के बारे में बता रहा है। अब दूसरा ये बोले दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आबादी यहाँ पर आबादी वाला है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट में बोल रहा है ये सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है भारत। भारत इस मामले में दूसरे स्थान पे आता है, पहला ये है इंडोनेशिया, दूसरा है भारत। अब देखिए विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है, जावा, फिर ये इंडोनेशिया में ही है, दोनों वहीं पे इंडोनेशिया में है। अब देखिए इंडोनेशिया भारत के गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्यों में से एक है इंडोनेशिया, समझ गए। चलिए अब हम नेक्स्ट पे चल रहे हैं। अब नेक्स्ट में हमारा बायोलॉजी का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। अब बायोलॉजी का अब यहाँ पर थोड़ा आंसर मेंशन है, बट आपको क्या करना है, आंसर देखने नहीं है। अब आपको आंसर देखने नहीं, बिना आंसर देखे ही आपको जवाब देना है। अब वो ही बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग ब्रांचेस ऑफ द साइंस इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप एनवायरमेंट। मतलब बोल रहा है स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप एनवायरमेंट में कौन सी ब्रांच के बारे में बात की जाती है। तो कौन सी ब्रांच के बारे में बात की जाती है, साइटोलॉजी, इकोलॉजी, मॉर्फोलॉजी या फिजियोलॉजी। तो बताइए क्या आंसर होगा, एनवायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, तो आप आराम से पता लगा सकते हैं क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा इकोलॉजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेग्स डज द कॉकरोच हैव। ये क्वेश्चन आ चुका है, आई थिंक बीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका आंसर क्या होगा, मतलब कॉकरोच के कितने लेग्स होते हैं, है ना, तो कितने लेग्स होते हैं, 3 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स, 2 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स, 4 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स, 1 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स। तो कितने होते हैं इसके, 3 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स होते हैं। अब चाहे तो आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कॉकरोच को पकड़ के। चलिए हम नेक्स्ट चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ए प्लांट सेल इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एनिमल सेल्स बाय द प्रेजेंस ऑफ, मतलब किसके द्वारा, प्लांट सेल में और एनिमल सेल में हम डिफरेंसेस कर सकते हैं। यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है, बट यूपीएससी में ये बहुत छोटे स्टेटमेंट में नहीं आया था, बाकायदा उसने 3-4 स्टेटमेंट दिए थे और जो स्टेटमेंट को स्वैपिंग कर दिया था उसने। तो बताइए उसमें न्यूक्लियस होता है, सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है। बताइए किससे हम डिफरेंस कर सकते हैं, पौधे के कोशों को और पशु के कोशों से कैसे कर सकते हैं, सेल वॉल के द्वारा हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। किसी में सेल वॉल होती है, किसी में नहीं होती है। चलिए द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड, और जो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोसिस बोलते हैं, मिटोसिस बोलते हैं, मियोसिस बोलते हैं या कायरोकेनेसिस बोलते हैं। तो बताइए आंसर क्या होगा, क्या होगा, कायरोकेनेसिस उसका आंसर होगा। चलिए साइंस के क्वेश्चन बिहार पीसीएस में बहुत आते हैं और स्टेट पीसीएस में तो साइंस के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं, द टाइप ऑफ द रिलेशनशिप इन विच वन ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग बेनिफिट्स व्हाइल अनदर हैज नो इफेक्ट इन नॉन। आपने पढ़ा होगा जैसे म्यूचुअलिज्म, कमेंशलिज्म, ये आपने पढ़ा होगा ना, तो उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, अब देखिए सिम्बियोसिस बोल रहा है, कमेंशलिज्म बोल रहा है, म्यूचुअलिज्म बोल रहा है, पैरासिटिज्म बोल रहा है। तो बताइए कह रहा है दूसरे को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, एक इस प्रकार का संबंध जिसमें एक जीव को लाभ होता है और दूसरे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, कमेंशलिज्म होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। क्या बोला, द मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग द जेनेटिक कोड आर, मतलब जेनेटिक कोड किसमें स्टोर किया जाता है, बताइए डीएनए में, आरएनए में, प्रोटीन में या क्रोमोसोम में। ऑब्वियसली आपको पता ही होगा किसमें किया जाता है, डीएनए में हमारे होते हैं ना, तो सारा डीएनए का ही स्कैन किया जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7th नंबर क्वेश्चन की बात करें, विच अमंग ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले बाय द राइबोसोम इन द सेल्स। तो राइबोसोम का क्या रोल है सेल्स में, आप बोलिए, सिंथेसिस ऑफ आरएनए का, सिंथेसिस ऑफ डीएनए का, सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन का, या मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। क्या आंसर होगा इसका, आंसर नहीं देखना है, आप अपना IQ लेवल का यूज कीजिए। आंसर तो इसमें मेंशन है, हम कल से कोशिश करेंगे कि आंसर इसमें मेंशन नहीं हो, ठीक है। आंसर नंबर इसका सी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग चल रहे हैं, क्या है, इन विच अमंग द फ्लोइंग कैटेगरीज नेफ्थेनिक, हाइनासेना और इंडियन पिंचर प्लांट कैन बी प्लेस, मतलब इन प्लांट को किस में हम कैटेगराइज कर सकते हैं, किस में कर सकते हैं, स्प्रेटोडाइटी में, जीरोफाइट में, या इंसेक्टिवायरस में, या हेलोफाइट में। तो बताइए किस में आ सकते हैं ये आएंगे इंसेक्टिवायरस में, इंसेक्ट में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है द प्रोटीन कोट ऑफ द वायरसेस दैट इंक्लोज द जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड। अब बताइए, अनुवांशिक पदार्थ को घेरने वाले वायरस के प्रोटीन को कोड को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है, विरियन, कैप्साइड, पेप्लोमर्स, या कैप्सोमर्स। बताइए क्या कहा जाता है, कैप्सिड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग चल रहे हैं। 10th नंबर क्या बोल रहा है ये, अभी 10th नंबर बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब देखिए यहाँ पर इनकरेक्ट आया है, जब भी क्वेश्चन में इनकरेक्ट आएगा तो आपको क्या करना है, उसमें गोला लगा लेना है, गोला लगा के फिर रीड करना है अबाउट द लाइसोसोम। तो हमें लाइसोसोम के बारे में इनकरेक्ट सेंटेंस को फाइंड आउट करना है। तो कौन सा सेंटेंस है, चलिए, इट इज ए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल फाउंड इन प्लांट एज वेल एज एनिमल सेल्स। दूसरा बोला इट इज आल्सो कॉल्ड द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। तीसरा बोला इट हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन। नेक्स्ट बोला इट एक्ट एज द डिस्पैच स्टेशन ऑफ द प्रोटीन प्रोडक्ट्स रिसीव्ड फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो बताइए इसमें से कौन सा इसका कार्य नहीं है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर डी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है, अब इसमें हम लोग चल रहे हैं। चलिए अभी बोल रहा है पीएम मोदी, प्रधानमंत्री मोदी ने क्षेत्र में विकास के इंजन के रूप में बिम्स्टेक की सराहना की है, ठीक है। उसी संदर्भ में हमें बताइए कि बिम्स्टेक के कितने सदस्य हैं, तो बिम्स्टेक के कितने सदस्य होते हैं उसके बारे में बेसिकली क्वेश्चन है। तो इसमें बोल रहा है कि पहला ए बोल रहा है 7, बी बोल रहा है 8, सी बोल रहा है 9, डी बोल रहा है 5। बताइए कितने सदस्य होते हैं बिम्स्टेक में, 7 सदस्य होते हैं बिम्स्टेक में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है विश्व बैंक ने कम कार्बन ऊर्जा क्षेत्र के लिए, अभी हमने डिस्कस किया था ना, विश्व बैंक ने दिया है $1.5 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। उसी के संदर्भ में बताइए कि विश्व बैंक समूह की कौन सी संस्था सबसे कम विकसित देशों को ऋण या अनुदान प्रदान करती है, देती है। तो कौन सी संस्था है, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट। तो बताइए कौन सी देती है, इसका आंसर होगा इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। नहीं, इसका आंसर सी होगा, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इसका आंसर होगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। दिग्गज क्रिकेटर जिमी एंडरसन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, ठीक है। उसी संदर्भ में क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले जेम्स एंडरसन किस देश से हैं। तो यहाँ पर जेम्स एंडरसन के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। अब बताइए वो ऑस्ट्रेलिया से है, इंग्लैंड से, आयरलैंड से, न्यूजीलैंड से, दोनों अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पर जिमी एंडरसन है, यहाँ पर जेम एंडरसन है, ठीक है, दोनों अलग अलग है। तो बताइए कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, भावना कंड ने इतिहास रच दिया क्योंकि भारतीय वायुसेना ने एक्स पिच ब्लैक में भाग लिया, ठीक है। अब बोलना उसी के संदर्भ में बताइए बहुराष्ट्रीय अभ्यास पिच ब्लैक कितने वर्षों के बाद आयोजित की गई। तो कितने वर्षों के बाद आयोजित की गई है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। तो बताइए कितने वर्षों के बाद की गई है,
इसका आंसर होगा 2 साल के बाद की गई है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, अभी बोला भारत सरकार ने 12 जुलाई 2024 को घोषणा की कि 25 जून को प्रतिवर्ष संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उसी के संदर्भ में हमें बताया कि 1975 में जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे? आपको तो पता ही होगा। पहला नीलम संजीव रेड्डी, बी ऑप्शन है जाकिर हुसैन, तीसरा सी ऑप्शन है फखरुद्दीन अली अहमद, डी ऑप्शन है बेगम अबीदा अहमद। तो बताइए, आई थिंक सबको पता होना चाहिए इसका आंसर। इसका आंसर सी होगा, फखरुद्दीन अली अहमद आंसर। और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला, हाल ही में केंद्र सरकार ने दूरसंचार अधिनियम 2023 की कुछ धाराओं को अधिसूचित किया है, ठीक है। देन उसके बाद बोला भारत में निम्नलिखित में से कौन दूरसंचार, बीमा, बिजली आदि जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों की समीक्षा करता है। मतलब समीक्षा करना मतलब जांच करता है। कौन करता है बताइए? तो किसके द्वारा की जाए? संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियां, संसदीय विभाग से संबंधित स्थायी समितियां, वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग। तो बताइए उपरोक्त में से कौन सा सही होगा? यहाँ से सेंटेंस खत्म हो गया है, ठीक है। आप बताइए, ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 6 का आंसर क्या होगा? 6 का आंसर होगा ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही होगा। अब 7th पे हम लोग चल रहे हैं। 7th क्या बोल रहा है? 7th में बोल रहा है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता रहता है। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए निर्धारित निधियों का उपयोग सड़क मरम्मत और पक्की सड़कें निर्माण कार्यों के लिए कर रहा है। और उसी में बोल रहा है राष्ट्रीय हरित अधिकरण केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से किस प्रकार भिन्न है। मतलब बोल रहा है दोनों कैसे भिन्न है एक दूसरे से। तो बताइए कैसे भिन्न है? एनजीटी और सीबी कैसे एक दूसरे से भिन्न है? आप बोला ऑप्शन ए बोल रहा है एनजीटी की स्थापना एक अधिनियम द्वारा की गई, जबकि सीबी का गठन सरकार के कार्यकारी आदेश द्वारा की गई। यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा बोल रहा है एनजीटी पर्यावरण न्याय प्रदान करता है और उच्च न्यायालयों के मुकदमेबाजी के जो मुकदमेबाजी के बेड़ा नहीं बोड़ा को कम, मतलब मुकदमेबाजी को जो भी पेंडिंग केसेस होते हैं ना उसको कम करने में मदद करता है। थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, हिंदी में तो थोड़ा दिक्कत होती है। सीपीसीबी नदियों और कुआओं की सफाई को बढ़ावा देता है और देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार करने का लक्ष्य भी रखता है। तो बताइए उपरोक्त में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए 1 और 3, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर सही होगा इसका? यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है ये। ऑप्शन सी 2 और 3 इसका सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या है? हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने जापान के ओसाका में G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है। यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया है। और फिर उसके बाद बोला G7 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी बोल रहा है G7 के बारे में। 2022 में G7 की अध्यक्षता जर्मनी के पास है। 2022 में फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1975 में 6 का समूह बनाया था। और तीसरा बोले इसका उद्देश्य औद्योगिक लोकतंत्रों को गंभीर आर्थिक चिंताओं को दूर करने के लिए एक स्थान प्रदान करना है। तो बताइए उपरोक्त में से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 8 में से कौन सा सही होगा इसका आंसर? ऑप्शन 1 में बोल रहा है 1 और 3, ऑप्शन में 2 में बोल रहा है 1 और 2, ऑप्शन 3 में बोल रहा है, सी में बोल रहा है 2 और 3 और ऑप्शन डी में बोल रहा है इसमें से कोई नहीं। तो कौन सा इसमें सही होगा? इसका आंसर होगा 1 और 3, ऑप्शन नंबर ए। चलिए ये आंसर है, आप चेक कर लीजिएगा कितने आपके आंसर सही हुए हैं। नेक्स्ट हम चल रहे हैं बिहार जीके के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए बोल रहा है बिहार का सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो वो सेंसस से क्वेश्चन पूछता है। बिहार में सेंसस से 1, 2, 3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो महिला साक्षरता सबसे ज्यादा किसमें है? रोहतास में, ठीक है। दूसरा बोलना है बिहार का सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा होगा? सबसे ज्यादा किसमें? रोहतास में। सबसे कम किसमें? सहरसा में, महिला के कंपेयर में। और सबसे कम जनसंख्या वाला अब दिया है, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा? शेखपुरा। और दूसरे वाला सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, घनत्व वाला जिला कौन सा है?
कैमूर। और बोल रहा है कि सबसे अधिक तीर्थयात्री कहाँ से आते हैं? बिहार। बिहार के किस शहर में सबसे सबसे अधिक तीर्थयात्री आते हैं? बोध गया। ठीक है, बोध गया में सबसे ज्यादा तीर्थयात्री आते हैं। अब बोला बिहार में मंगल तालाब कहाँ स्थित है? मंगल तालाब पटना में। मंगल तालाब। 2001 में भारत रत्न से सम्मानित सनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था? डुमराव। 1830 में हुआ था। के दशक में पटना के किस डुमराव में हुआ था? यहाँ से दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। ठीक है, 1830 के दशक में पटना के किस विद्रोह का केंद्र था? वहाबी विद्रोह। ठीक है, वहाबी विद्रोह। बिहार के शेख बिहारी किससे संबंधित थे? 1857 में से संबंधित थे। बिहार में चौकीदार कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम कहां से शुरू किया? बेतिया में। कब लगा था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। बिहार के प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय की 2021 में स्थापना कहाँ की गई थी? पटना में। 1961 में रिलीज हुई पहली भोजपुरी फिल्म कौन सी थी? गंगा जमुना। तो यहाँ से जो ऊपर के 3-4 क्वेश्चन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे महिला साक्षरता सबसे ज्यादा किसमें? रोहतास में। सबसे कम किसमें? सहरसा में। और फिर सबसे कम जनसंख्या किसमें? शेखपुरा में। सबसे घनत्व किसमें? कैमूर में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं यूपी जीके पे। अब यूपी जीके के बारे में पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितनी कृषि जलवायु में बांटा गया? 9 कृषि जलवायु में बांटा गया। आलू निर्यात जोन कौन सा है? आगरा का। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कहाँ से होता है? आगरा से। तीसरा बोल रहा है उत्तर प्रदेश में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ ही जाता है। अनुसंधान ये सब क्वेश्चन पूछता है। कब हुई थी? 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। अब बोलना उत्तर प्रदेश में पशु चारा बैंक की स्थापना कहाँ की गई थी? झांसी में। उत्तर प्रदेश में सबसे कम नहरों की लंबाई किस जिले में? अमराहो में। उत्तर प्रदेश में आदिताल झील किस जिले में स्थित है? वाराणसी में। संपूर्ण विश्व में कुल कितने प्रतिशत सारस उत्तर प्रदेश में है? 40% सारस है उत्तर प्रदेश में। ओखला पक्षी विहार प्रदेश में देश कहाँ स्थित है? गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में। कौन सा? ओखला पक्षी विहार प्रदेश। सड़क जाल की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश में रेलवे जोन के कुल कितने मंडल हैं? 9 मंडल हैं। और उसमें होता है कृषि जलवायु कितने बांटा? 9 में। तो कितने? और रेलवे जोन कितने? 9। तो इससे आप इंटरलिंक कर सकते हैं याद करने के लिए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में फुर्सतगंज हवाई अड्डा अवस्थित है? कहाँ पर है? रायबरेली में। उत्तर प्रदेश में सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। अब हम चल रहे हैं एमपीजीके पे। अब देखिए एमपीजीके में क्या बोल रहा है? सर्वाधिक तथा न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले दो जिले क्रमशः इंदौर और झाबुआ और अनूपपुर और बैतूल। सीमावर्ती राज्य पूर्व में छत्तीसगढ़, पश्चिम में राजस्थान, एमपी की बॉर्डर लाइन। ठीक है, गुजरात पश्चिम में राजस्थान और गुजरात से लगता है, उत्तर में उत्तर प्रदेश से, दक्षिण में महाराष्ट्र से एमपी की बॉर्डर टच होते हैं। अब बोला है मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा से जुड़ने वाली नदी कौन सी? चंबल। प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, झीलों का शहर उपनाम से जाना जाने वाला शहर कौन सा? भोपाल। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? इटारसी। 1 नवंबर 2002 को मध्य प्रदेश से अलग होकर बनने वाला राज्य छत्तीसगढ़। राज्य की प्रमुख जनजाति से क्वेश्चन आते ही है, हर एक स्टेट में पूछ लेते, जरूरी नहीं है एमपी से रिलेटेड हो। जनजाति उठा के वो पूछ लेंगे किसी भी, चाहे वो बिहार का हो या यूपी का हो। कौन सा? गोंड हो गया, भील हो गया, बेगा हो गया, कोरकू हो गया, भरिया, कोल, हलबा, सहरिया, सौर, खिखार, पनिका, केवार इत्यादि। अब बोलो राज्य के प्रमुख टाइगर रिजर्व कान्हा, पन्ना, बांधवगढ़, पेंच और सतपुड़ा। इंपॉर्टेंट है। राज्य का उच्च न्यायालय जबलपुर में। राज्य में सबसे कम वन वाला जिला शाजापुर जिला, सबसे कम वन वाला जिला है। ठीक है, राज्य में मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? 1994 में मानव अधिकार आयोग का गठन किसमें हुआ था? एमपी में, मध्य प्रदेश में हुआ था। तो
तो चलिए आज का हमारा करंट अफेयर यहीं पे खत्म होता है। इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे आपको एक्स्ट्रा स्टफ भी मिल जाएंगे, लाइक स्टैटिक्स के जो भी स्टफ्स होते हैं। आपको बहुत सारे एमसीक्यूज भी यहाँ पर अवेलेबल है, 7500 प्लस एमसीक्यू वहां पर आपको अवेलेबल होंगे। आप जाके अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जैसे आपको पता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। प्रैक्टिस से ही हमें पता चल जाता है कि हाँ हम कितना हमारा कहाँ कहाँ हम लैकिंग कर रहे हैं। तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पे, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे यूट्यूब पिन कमेंट में पोस्ट कर दिया, वहां से जाके आप उसको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप अच्छे से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एग्जाम आने वाला है और फिर कल हम फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।